Psychology, Chapter 1, The Nature of Psychology. सो फर्स्ट ऑफ साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है, जो दो वर्ड्स का जो है ना मजमूआ है. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी एंड लोगोस. साइकी का मतलब होता है सोल यानी रूह, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी. ठीक है, ये एक क्लासिक था. फिर क्या हुआ, जब सोल और सोल की स्टडी यानी, तो फिर साइंटिस्ट ने ये कहा जी कि सोल की स्टडी कैसे हो सकती है, आप रूह को कैसे पढ़ सकते हो. ये तो एक रिलीजियस उन्होंने टच दिया कि ये रिलीजियस हो जाता है. इस वजह से फिर मॉडर्न जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन आई उसमें चेंज किया गया. उसमें साइको और लॉजी यानी साइको मीन माइंड और लॉजी मीन साइंस, द साइंस ऑफ द माइंड. ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. अब गोल्स क्या हैं साइकोलॉजी की, कि सबसे पहले अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है, कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है. फिर उसको एक्सप्लेन किया जाए, सबसे पहले समझा जाए, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में पूरी वजाहत. फिर उसको डिस्क्राइब किया जाए, फिर प्रिडिक्ट किया जाए कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है. फिर उसको कंट्रोल किया जाए कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा वरना फ्यूचर में इसके फ़ायदे या ये नुकसान होंगे, उस लिहाज से. अब बिहेवियर क्या होता है, इज़ एनीथिंग दैट अ पर्सन और एनिमल डज फील थिंक्स और एक्सपीरियंस. तो बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो कोई शख्स या जानवर करता है या महसूस करता है या उसके बारे में सोचता है या उसके साथ होता है. तो जो वो चीज़ें करता है ये उसका बिहेवियर शो करती हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ओवर्ट है और कोवर्ट है. ओवर्ट बिहेवियर है जो ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. वो रिएक्शंस होते हैं किसी इंडिविजुअल के जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते, जो नज़र आते हैं हमें. फॉर एग्जांपल कोई बंदा दूसरे के साथ मिलता जुलता कैसे है, वो बैठता उठता कैसे है, ये सारा हो गया उसका ओवर्ट. कोवर्ट प्रोसेसेस विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, जिन्हें आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो बंदे के अंदर अंदर चलते रहते हैं, हो सकता है वो आप ऑब्जर्व नहीं उन्हें कर सकते. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है साइकोलॉजी का, कि 300 BC में जो है स्टार्टेड विद द ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी की ये ब्रांच 300 BC में, यानी अरिस्टोटल और प्लेटो सोक्रेटिस के दौर में ये आई. और उस दौर में ये फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच थी जो साइकोलॉजी थी, एज़ द ग्रेट प्रिकर्सर. और उसकी जो थी ना, ये जो बड़े थे ये फ़िलासफ़र अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस, इनने इसको एज अ ब्रांच डिक्लेयर किया था. फिर 17th सेंचुरी में जब रेन डेस्क्रेट्स का दौर आया, ये भी एक फ़िलासफ़र है रेन डेस्क्रेट. ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहा जाता है. रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में इसने जो है ना कहा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपका एक्शन हो रहा है, जो आप एक्शन शो करते हो वो. जॉन लॉक ने उसके बाद कहा नॉलेज कम थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड. कि जॉन लॉक ने फिर साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन दी कि जो नॉलेज आप एक्सपीरियंस के थ्रू और वो दुनिया से इंटरेक्शन के थ्रू हासिल करते हैं वो साइकोलॉजी है. उसके बाद 19th सेंचुरी में, जिसको विलियम वॉन्डेट को इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. इनने पहली जो लेबॉर्ट्री थी वो इस्टेब्लिश की थी जर्मनी में. इस्टेब्लिश साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, तो इन्होंने फिर साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया था कोर्स एज अ डिसिप्लिन, कि साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है. फिर अर्न्स्ट गुस्ताव वेबर, ए डिफरेंस दैट इज़ जस्ट परसेप्टिबल बेयर अ कांस्टेंट रेशो टू द साइज टू द स्टैंडर्ड स्टिमुलस. तो इन्होंने फिर कहा कि ये एक फ़र्क होता है जो आप फ़र्क करते हो एक साइज़ में, या जो आपको एक स्टिमुलस मिलती है, आप उस पर जो रिएक्ट करते हो, जो आप परसेप्शन देते हो, उसको फिर साइकोलॉजी कहते हैं. ये अर्न्स्ट गुस्ताव ने कहा था. फिर गुस्ताव थियोडोर फेचनर, उनने कहा था डिटरमिन द बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप एज अप्लाइड टू ह्यूमन फैकल्टीज़, कि जो ह्यूमन की बॉडी और माइंड के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको जब आप ह्यूमन की लाइफ में फैकल्टी में अप्लाई करते हो तो इसे साइकोलॉजी कहते हैं. फिर हरमन वॉन हेलमोल्ट्ज़ ने कहा जी कि वो ग्रैंडफादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो सेंसरी साइकोलॉजी पे उन्होंने बड़ा काम किया है, मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह पे. 4th सेंचुरी में फिर AD में क्या हुआ, ST ऑक्सटाइन ने कहा जी कि ग्रेट फॉरेनर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी थे जी. ठीक है, इनने कहा इंट्रोस्पेक्शन पे इनने दिया कि इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ नॉलेज थ्रू केयरफुल एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वन ओन थॉट एंड इमोशंस के, जिसके थ्रू एक बंदे का अपना नॉलेज, जो सेल्फ नॉलेज होता है, उसके थ्रू वो जो एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, या अपनी सोच और इमोशंस को जो कंट्रोल करता है, इसको इंट्रोस्पेक्शन उनने इंट्रोड्यूस कराया. फिर चार्ल्स डार्विन ने दी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, के जो मजबूत है, जो कैपेसिटी रखता है, जो मोल को अडाप्ट करता है, वो सर्वाइव कर जाता है. ठीक है, वो एनवायरनमेंट भी उसे चुनता है जो मजबूत होता है.
फिर फ्रैंकिस गैल्टन ने कोफिशिएंट को रिलेशन दिया कि दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन होता है आपस में, ठीक है, जैसे मेंटल और बॉडी के दरमियान, ठीक है। जॉन बी वाटसन ने बिहेवियरिज्म दिया कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट भी है एक साइकोलॉजी का, जिसके मुताबिक आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है कि साइकोलॉजी जो बंदा बिहेव करता है, जो फिर अपने आगे बिहेवियर दो तरह के ओवर्ट है और कोवर्ट है। हाइलाइट्स क्या हैं अब फिलिपाइन जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी वाज टॉट एज अर्ली एज द 17th सेंचुरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट कार्लस सेब्यू एंड इन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो टॉमस। तो इन दो यूनिवर्सिटियों में साइकोलॉजी को जो 17th सेंचुरी में पढ़ाया जाता था। यूएसटी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो टॉमस वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू ऑफर बैचलर ऑफ साइंस मास्टर एंड डॉक्टरेट डिग्री इन साइकोलॉजी। तो ये पहली यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटो टॉमस, जिनने साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया और इसमें आपको एमफिल और मास्टर डिग्रीज़ और जो है ना पीएचडी लेवल की डिग्रीज इंट्रोड्यूस कराई। ऑस्टिन अलोनोजो वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू बिकम द हेड ऑफ द यूपी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो अलोनोजो जो थे वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जो इसके हेड बने थे डिपार्टमेंट के। उसके बाद जेमी जैगरुई फाउंडेड द फर्स्ट न्यूरो साइकेट्री डिपार्टमेंट एट वी लूना जनरल हॉस्पिटल। तो जो थे जेमी जॉगरेट थे, उन्होंने पहली जो न्यूरो साइकेट्री डिपार्टमेंट दिया था जी लूना जनरल हॉस्पिटल में। फिर एस्टाइफाना अल्डाबा ने जो ने लिम ने उस फर्स्ट जो फिलिपिनो टू रिसीव पीएचडी, उनने पहले पीएचडी की थी। फिर इसी तरह पेम्बंगसंग शामंग और जो थे ना ये फाउंड किया था इन्होंने 1971 को, फाउंडिंग चेयरमैन थे और साइकोलॉजी एक्ट ऑफ 2009 साइन हुआ लॉ में, ठीक है 2010। अब अर्ली स्कूल्स इन साइकोलॉजी, स्कूल यूज टू रेफर टू द डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस बाय द अर्ली लीडर इन साइकोलॉजी। तो स्कूल का मतलब कि जो स्टार्टिंग में लीडर जिनने साइकोलॉजी में स्कूल्स अर्ली स्कूल इंट्रोड्यूस किए, सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म के जो स्ट्रक्चर मेंटल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, टोटल के मेंटल का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कहते हैं जी के, ठीक है। फिर फंक्शनलिज्म, फंक्शन के मेंटल फंक्शन कैसे करता है वो, इसका ये स्कूल जो था इस बारे में कहता है। बिहेवियरिज्म जो बिहेव करता है। फिर गेजाल्ट जो है जो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं, ठीक है, जो फिर साइको एनालिसिस के एनालाइज करके जो करते हैं और परपोजिज्म। फिर अब स्ट्रक्चरलिज्म जो विलियम वंडर्ट ने दिया था और एडवन टेंचर ने दिया था, ये एम्फेसाइज करते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिहेवियर के, जो आपका मेंटल जो आपका शऊर है, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वही आपका बिहेवियर शो करता है। फंक्शनलिज्म में आप विलियम जॉन जेम्स और जॉन डेवी थे, जिनने फोकस किया कि माइंड वर्क्स इन ऑर्डर टू सर्व कंटेन सर्टन फंक्शन इन एन इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के, जो मेंटल है ये माइंड जो वर्क करता है ये फोकस करता है और कुछ फंक्शन जो परफॉर्म करता है इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट में। बिहेवियरिज्म के बारे में फिर जॉन वाटसन और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कहा जी कि इंसिस्ट दैट लर्न बिहेवियर थ्रू कंडीशनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ वंस बिहेवियर, कि जो आप चीज़ बिहेवियर करते हो, जो आप लर्न करते हो वो आप एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हो। जैसे जो है ना कंडीशन देते हो, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ कंडीशनें रखी थी कुत्ते के लिए, वो घंटी बजा के उसे खाना देता था, तो वो बिहेवियरिज्म। अब गेजाल्ट जो था ना मैक्स वर्थीमियर और वॉल्फ गैंग कॉलर और कॉर्ट कोर्फका ने बिलीव करते थे कि होल पैटर्न ऑफ बिहेवियर एज द परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइज कन्फिगरेशन। इन्होंने होल पे बड़ा जोर दिया था कि कंप्लीट बॉडी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पे के जो बिहेवियर है वो एज द परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइज कन्फिगरेशन के, बिहेवियर जो होता है वो एक परसेप्ट चीज़ होती है, उसकी कन्फिगरेशन होती है। फिर साइको एनालिसिस दिया था, ये प्रोपोंडेड बाय सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस दिया। इन्हें स्ट्रेस किया ऑन ह्यूमन मोटिव्स एंड डिज़ायर दैट आर कंटेन इन द इंडिविजुअल अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस विच आर नॉर्मली ड्राइवन आउट ऑफ अवेयरनेस। इन्होंने डिज़ायर दिया कि जो ख्वाहिशात हैं जो इंसान की, जो उसके गोल्स होते हैं, मोटिवेशन वगैरह के बारे में साइको एनालिसिस इन्होंने किया जी कि वो इंसान के अंदर होते हैं और उन्हें ड्राइव किया जाता है बाहर, इसको साइको एनालिसिस कहते हैं। फिर हार्मिक साइकोलॉजी है, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम मैकडोगल and concern with the functions of the ductless glands that serve purpose in life, also termed as purposivism। कि ऐसी जो आपकी डक्टलिज्म जैसे पेट्यूटरी ग्लैंड वगैरह जो ये जो इनका जो हार्मोन्स का जो चक्कर है, हार्मोन्स का लाइफ में जो रोल है, इस पे ये हार्मिक साइकोलॉजी आई। अब कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी में क्या है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इसमें कहा जाता है जी कि एक्सप्लेन किया जाता है न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट अंडरलाइज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस के, जो आपकी न्यूरोलॉजी, जो आपका न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी बॉडी मेंटली जो आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल करती है बायोलॉजिकल, इसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। कॉग्निटिव में जिसका आपको मेंटल माइंड
कोग्निशन इंटेलेक्चुअल, जिसमें आपकी जहानत वगैरह चेक की जाती है, उस प्रोसेस सारे को पढ़ने को कोग्निटिव पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। साइकोडायनामिक्स पर्सपेक्टिव है, जिसमें बिलीव दैट मोस्ट बिहेवियर प्रोसेस स्टेम फ्रॉम द अनकॉन्शियस फोर्सेज which our individual is unaware of but find expression in some socially approved activities through some forms of ego defense mechanism। कि साइकोडायनामिक जिसमें आपका अनकॉन्शियस जो माइंड है, लाशोरी तौर पर जो अनअवेयर, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता, वो जब कोई एक्सप्रेशन देता है, वो एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म में, जैसे कोई आपको फ़ौरन जो है ना वो सर्दी लगने लगती है तो आपके वो गूस पम्प खड़े हो जाते हैं बाल बॉडी के ऐसे, इसको साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। फिर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, जो जिसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज ओन परसेप्शन एंड इंटरप्रेशन ऑफ इवेंट्स के, ह्यूमन जो है अपने परसेप्ट करता है और अपने ही मुताबिक जो है ना इवेंट्स को इंटरप्रेशन करता है, जैसे वो देखता है। इसको ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्ट कहते हैं कि वो जैसे ही देखता है उसी तरह वो अपने लिहाज से हर बंदा करता है कि। फिर बिहेवियर पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेज द कंडीशनड रिफ्लेक्सेस और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिहेवियर के, जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं, जो आप रिफ्लेक्सेस कंडीशन के लिहाज से रिफ्लेक्स करते हो, वही आपका बिहेवियर शो करते हैं। अब समरी क्या है, नेचर है, नेचर वर्सेस नर्चर। सबसे पहले नेचर में आता है जी हेरिडिटी, जो बायोलॉजिकल है, जो आपकी बायोलॉजिकल जेनेटिक्स मेकअप में आता है, वही नेचर है इसकी। फिर कॉग्निटिव में बहुत आते हैं नेचर और नर्चर। फिर बिहेवियर में नेचर और नर्चर है, ह्यूमनिस्टिक में नेचर इन्वायरमेंट है, और साइकोडायनामिक में नर्चर हेरिडिटी यानी। फिर कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस में बायोलॉजिकल में अनकॉन्शियस है, कॉग्निटिव में बहुत हैं, बिहेवियर में कॉन्शियस है, ह्यूमनिस्टिक में कॉन्शियस है, और साइकोडायनामिक में अनकॉन्शियस है। फिर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या जो है वो ओवर्ट बिहेवियर, और दूसरा जो है वो कोवर्ट बिहेवियर। तो इंटरनल एम्फसाइज इंटरनल, ऑब्जर्वेबल और इंटरनल है ये। फिर आगे फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनेशन। तो ये जो होता है ना बायोलॉजिकल जो होता है वो डिटर्मिनिज्म होता है, पहले से डिटर्मिन होता है। कॉग्निटिव फ्री विल है, आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। बिहेवियर भी डिटर्मिनिज्म है, ह्यूमनिस्टिक फ्री विल है, और साइकोडायनामिक ये फिर इंडिविजुअल और यूनिवर्सल। अब रिसर्च मेथड एम्प्लॉय इन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ यूटिलाइज्ड ईदर थ्रू परसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन में या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन देखी जाती है, या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देखी जाती है, या कंट्रोल अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन देखी है। जबकि केस हिस्ट्री में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड की जब ऑब्जर्वेशन की, उसकी स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, और उसके लाइफ के इवेंट, और फिर उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। सर्वे मेथड में आप उसका सर्वे करते हो, क्या करते हो जी, आप जनरल उसकी स्टडी करते हो, जनरल पॉपुलेशन थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कुछ सैंपल लेते हो, उनकी स्टडी करते हो और सर्वे करते हो कि वर्ड से फिर उनका क्या निज़ाम है, क्यों उनसे लोग हैप्पी हैं, क्यों लोग सैड हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, लोगों को प्रैक्टिकली उनके एग्जिस्टेंस, उनके काज इफेक्ट रिलेशन करते हो चीज़ों का, उनके ऊपर प्रॉपर स्टडी रिसर्च करते हो। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखते हो, वेरिएबल्स को चेंज करके देखते हो। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड में ये होता है कोरिलेशन, आप दो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो रिलेट करके। टू और मोर वेरिएबल जो है ना, इनमें बिहेवियर दो या दो से ज़्यादा करैक्टर्स को आपस में कंपेयर करके ऑब्जर्व करते हो, कोरिलेशन मेथड है। अब फील्ड है साइकोलॉजी की, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें आप अप्लाई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, जिसमें क्या है प्रोसेस ऑफ सेंसिंग आप देखते हो, परसीव लोग कैसे कर रहे हैं, लर्निंग कैसे होती है, थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड कैसे लोग करते हैं। इसमें पॉल स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, जो उसने डॉग वाला प्रैक्टिकल किया था। थॉर्नडाइक स्टडी ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी थॉर्नडाइक ने। फिर जो थे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कि कैसे लोग ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, जैसे लोगों के रिलेशनशिप, चाइल्ड से लेके, माँ के पेट से लेके कैसे जो है ना एक अडल्ट तक, फिर एक ओल्ड एज तक डेवलप होता है। सोशल साइकोलॉजी में लोगों के थाट्स, फीलिंग देखे जाते हैं, जो दूसरे अफेक्ट करते हैं या जो उनका दूसरों को इफेक्ट करता है। इसमें इंसानों का मोस्टली एग्रेशन देखा जाता है कि दूसरे लोगों के साथ उनके रिलेशन वो कैसे होते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में फिर पर्सनैलिटी देखी जाती है कि कंसिस्टेंट चेंज किसी शख्स के, वन पर्सन फ्राम अनदर और कन्फ्रंटिंग द सेम सिचुएशन। फिर उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम क्या है, एंड एडोलेसेंस पे मेंटल डिसऑर्डर, ये सब पर्सनैलिटी में देखे जाते हैं। क्लिनिकल में जो आप डायग्नोज करते हो, ट्रीटमेंट करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, इसमें क्या होता है मोस्टली डिसऑर्डर जो लोग ड्रग्स के हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, ब्रेन के जो डिसऑर्डर हैं उन सबको देखा जाता है। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी में वोकेशनल, जो आपकी काउंसलिंग वोकेशन के लिहाज से, आपके जॉब्स वगैरह के लिहाज से, करियर के लिहाज से जो गाइडलाइन देखा जाता है, इसमें स्टूडेंट को स्कूल कॉलेज में गाइड किया जाता है। स्कूल साइकोलॉजी में देखा जाता है कि असेसिंग चिल्ड्रन एंड लर्न इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल,
उनके एकेडमिक इमोशनल प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन देखे जाते हैं। फिर स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल मैच किया जाता है इसमें स्कूल साइकोलॉजी में। एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाई होती है फील्ड ऑफ एजुकेशन में, जिसमें लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन और हेल्प की जाती है ताकि स्टूडेंट के लिए ईजी से ईजी वेज प्रोड्यूस किए जाएँ। इंडस्ट्रियल में जो वर्क के लिहाज से जो इंडस्ट्री या प्रोडक्टिविटी को सेटिस्फाई करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ये जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इसलिए जो है ना यूज़ होती है ताकि अच्छे से अच्छे जो है वो लेबर प्रोड्यूस की जाए, अच्छे क्वालिटी वाले वर्कर प्रोड्यूस। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी जो लोग इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करते हैं उनके बारे में जो स्टडी है। हेल्थ साइकोलॉजी जो जिसका रिलेशनशिप फिज़िकल अलाइनमेंट या डिजीज़ के साथ है, जिसमें लोगों को गाइड किया जाता है कि ये इस वजह से जो है ना वो वीक हैं या इस वजह से उनको गुड हेल्थ के बारे में टिप्स दी जाती हैं।